Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to see the next topic of this chapter, which is known as electric current and circuit, and the topic is electric potential and potential difference. We already done the introduction part of this chapter and now we are going to deal with the next topic of this chapter. So electric potential and potential difference को समझते हैं ये क्या होता है. तो electric potential at a point in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from infinity to that specific point against the electrostatic force. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या को कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ना, वर्क डन का अमाउंट पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा. अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और वो कहाँ से ला रहे हैं चार्जेस को? इन्फिनिटी से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर. ठीक है, इन्फिनिटी से स्पेसिफिक पॉइंट पर जो चार्ज आ रहा है उसको लाने के लिए कितना वर्क डन लगा है ना, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्क डन है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहीं से भी समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. समझ में आया? ठीक है, तो V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W वर्क डन है और Q क्या है? चार्ज है. और इसकी जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है. और इसको हम लोग, इसका जो SI यूनिट है उसको हम कैसे क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ में आया? ठीक है, तो अगर वोल्ट से फिर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? वही साइंटिस्ट का नाम था, इसीलिए ही वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे जो वर्क डन है उसका क्या होता है? ऐसा यूनिट. वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है. चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है. तो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं या उसको वोल्ट भी लिख सकते हैं. सो वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? जूल अपॉन कूलम. तो इसको हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है? ऐसा यूनिट वोल्ट होता है. फिर उसके बाद पोटेंशियल एट इन्फिनिटी. हमेशा इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है उसको हम ज़ीरो अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि जो इन्फिनिटी में कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमने बस क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन होता है. वर्क डन का जो अमाउंट होता है पर यूनिट चार्ज, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है. मे भी आपको अब समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है. फिर आपके बुक में एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देखते हैं, है ना. तो द एरिया सराउंडिंग अ चार्ज विद इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज. एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जिसमें क्या है? पूरे सराउंडेड है चार्ज से. जब उसमें कोई बाहरी चार्ज आ गया या फिर कोई भी अदर चार्ज आ गया तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है. मतलब यहाँ पे मान के चलो कोई फील्ड है, उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. और फिर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो रिपल्सन होगा, है ना. पॉजिटिव रिपल्सन होता है और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे? एक एरिया जिसमें चार्ज से सराउंडेड है, वहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं या तो उसमें अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन होता है ना. स्ट्रेंथ ऑफ दिस फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और उस फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ना, किसी भी पॉइंट में, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना. फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज. कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स. ठीक है, तो जो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. और चार्ज का तो आपको याद हो गया होगा कूलम, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन पर कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम. या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज. या फिर इसको पूरी तरीके से लिख देते हैं, है ना. तो आपको अब समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है.
नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ हायर एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और देन एट द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो जो सेल या फिर बैटरी आपने देखा होगा उसमें नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है पॉजिटिव टर्मिनल में। मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल कॉजेज अ डिक्लाइन इन पोटेंशियल डिफरेंस। जब चार्जेस मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, उसी को ही वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, ओम्स लॉ, या फिर इसी को ओम्स रूल करके दिया हुआ है आपकी बुक में। इसका एक एक पॉइंट करके देखते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि सबसे पहले तो देखते हैं कि इसे दिया किसने था, इंट्रोड्यूस इसे किसने किया था। एस्टेब्लिश बाय जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम इन 1825। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था या एस्टेब्लिश किया था? जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में। और इट डिफाइंस द फंडामेंटल रिलेशन, और ये क्या डिफाइन करता है? एक फंडामेंटल रिलेशन डिफाइन करता है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस में आगे बताऊंगी कि क्या होता है, पहले बस इतना जान लीजिए कि ओम्स रूल क्या कहता है या ओम्स रूल क्या डिफाइन करता है। फंडामेंटल रिलेशन डिफाइन करता है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो ये क्या स्टेटमेंट देता है ना, ओम्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided its temperature and other physical condition remain constant। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या स्टेट करता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? I से। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पे? कांस्टेंट डालेंगे R, है ना, इसीलिए वो हो गया IR। तो R की वैल्यू या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? V, I अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो V अपॉन I। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब SI यूनिट R का क्या हो जाएगा? V का हमें पता है क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और I का क्या होता है? करंट का एम्पियर होता है। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे इसे क्या रख दिया गया? R इज इक्वल टू ओम। ठीक है, तो ओम इज इक्वल टू व्हाट? वोल्ट अपॉन एम्पियर। याद रहेगा, है ना, समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से। ठीक है, एक बार फिर कर देते हैं इसको रिवाइज। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने R यहाँ पे ऐड कर दिया, तो V इज इक्वल टू IR हो गया। अब R का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? एम्पियर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और I करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पियर, या फिर इसी को साइंटिस्ट के नाम से दिया गया है ओम, है ना, या फिर ओम इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। यहाँ हम समझेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर का जिसमें वो अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को उसमें फ्लो होने से। समझ में आया, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसमें वो अपोज करेगा कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो।
अब ये क्यों होता होगा, क्यों डिवाइस इसके लिए ज़रूरी है? जैसे कि हम कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है ना, जब इसको हम चार्ज करते हैं, अगर इसको जितना इसको करंट चाहिए है ना, जितना अपने आप को चार्ज करने के लिए करंट चाहिए उसको उतना ही मिलना चाहिए ना। अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो ये ख़राब हो जाएगा, है ना। तो जितना इसको करंट चाहिए होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, उसको जितना करंट चाहिए होता है वो चार्जर उसको उतना ही करंट प्रोवाइड करता है। उसमें क्या लगा हुआ है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो घर में जितने भी अप्लायंस हम यूज़ करते हैं उसमें सब में क्या लगा हुआ रहता है, रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। और जब भी हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो उतना ही करंट उसको मिलता है जितना उसको ज़रूरत होता है ना। और बहुत ज़्यादा अगर उसको करंट मिल गया तो वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस, वाई रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट, है ना। तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने तो पहले ही देख लिया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो आर को रेजिस्टेंस, वी को पोटेंशियल डिफरेंस, आई को इलेक्ट्रिक करंट, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। हमने पहले ही देखा है इसको, ठीक है। तो उसमें आपके किताब में कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर वायर अगर ज़्यादा है, वो ज़्यादा लंबा है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। शॉर्टर वायर की रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, अगर लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। और नेक्स्ट फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर या फिर थिकनेस। थिकर वायर ऑफर लोअर रेजिस्टेंस। अगर थिकर वायर है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर थिनर वायर है मतलब पतला वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर एरिया अगर उसका ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। समझ में आया। अब नेक्स्ट फैक्टर है प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो नेचर और उसका प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि वो वायर कैसा है। कॉपर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, नाइक्रोम वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ चार वहाँ पे पॉइंट दिए हुए थे बुक पे, तो हमने उसको लिखा और समझा भी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट भी याद हो गया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा। तो अब जितने भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस एग्ज़ाम में भी ओम्स लॉ पूछे जाते हैं और रेजिस्टेंस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये अच्छे से याद करना होगा, अच्छे से समझना होगा। और भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, है ना। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।